इनको देख के लोग बाल बढ़ाते थे और बाल कटाते थे, मतलब असर देखिए। ऐसी खबर आई कि टीना मुनीम ने ब्रेकअप कर लिया है। एक दिन ड्रिंक्स लिए और घर में कोई था नहीं, संजय दत्त को कोई होश नहीं था, तो बस निकाली अपनी गन और फायरिंग शुरू हो गई, मतलब, और सारी शीशे तोड़ दिए, अपनी गाड़ी के शीशों पे गोली मार दी। स्मगल करके 30 ग्राम कोकेन ले गए जूते में छुपा के। इतना आप खो जाते हो कि आपको कुछ दुनिया का पता नहीं है। एमएन सिंह जो उस वक्त जॉइंट कमिश्नर थे, एमएन सिंह का तो कहना था कि अगर हमें संजय पहले बता देता तो हम बॉम्ब ब्लास्ट बचा सकते थे। हालांकि जब वो जेल गए तो मैंने ही पूछा था, मैंने कहा आप बच्चों को बताया था आपको? तो ये फ़ोन करके उनको बताते थे कि मैं पहाड़ पे कहीं शूटिंग करने गया हूँ। ऋचा शर्मा वाला जो एपिसोड है वो बहुत पीड़ा पहुंचाता है, खास तौर पे अपने अंत में। जब ऋचा शर्मा का परिवार के लोग कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं, ऋचा शर्मा कैंसर था उनको, कैंसर से जूझ रही हैं, ब्रेन ट्यूमर था जो कैंसर में हो गया, और संजय यहाँ है, ऋचा कमिटेड है शादी के लिए, लेकिन संजय नहीं है और लोगों के साथ हैं। बड़ा दर्दनाक हीरोइन बनने आई थी ऋचा शर्मा। ऋचा को देव आनंद ने लॉन्च किया था हम नौजवान में। हाँ, ऋचा शर्मा हम नौजवान में देव आनंद ने लॉन्च किया था और उन्होंने कई फिल्में साइन की थी। जब साइन ही की थी और शूटिंग कर रही थी तो वो संजय दत्त को मिली और संजय दत्त को पसंद आ गई, और संजय दत्त को इतनी पसंद आ गई कि न्यूयॉर्क पहुंच गए उनके माँ बाप से बात करने। और जैसा कि परिवार में होता है और जैसा कि बड़े बड़े फिल्मी परिवारों में होता है कि थोड़ा डबल स्टैंडर्ड्स हैं और काफ़ी हद तक हैं, और संजय ओपन थे इस बारे में, दूसरे लोग नहीं होते। अगेन मैं कहूँगा ईमानदार थे। कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मुझसे शादी के बाद फिल्मों में काम करे, ठीक है, और मैं शॉविनिस्टिक हूँ, मैं मानता हूँ ये। He used to say it. हाँ, he used to say that मैं शॉविनिस्टिक हूँ और मैं चाहता हूँ जब मैं आऊँ तो वो खाना बना के तैयार रहे और मेरे बच्चों को संभाले। ऐसा ना हो कि मैं शिफ्ट करके हाँ, और फिर नाइट शिफ्ट में। हाँ, और फिर वो बाद में ऐड करते हैं कि ऋचा इन एनी केस वाज नॉट एम्बिशियस। तो महिलाओं को लेके ये भी था जो कि बड़ा नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ थोड़े से नंबर में उनको इसलिए दूंगा कि वो ये बात खुल के कहते थे। वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं थे, जो कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स करते हैं। वो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनका नाम काम नहीं करने दिया, और ये शर्त थी कि तुम नहीं करोगी। तो बड़ी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी थी इनकी शुरुआत की। एक बेटी है जो त्रिशाला है, लेकिन जब वो 4 महीने की थी त्रिशाला तो अचानक सिर में दर्द शुरू हुआ, और जब सारी जांच हुई तो पता चला कि ट्यूमर है जो कैंसरस है, और उनको वहीं एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने वहीं रेफ़र किया जहां नरगिस रही थी। अच्छा। स्लोवन केटरिंग हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क में, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है। तो वो वहाँ गई और उसके बाद से फिर हालात बिगड़ते गए। ये जाते थे, यहाँ फिल्मों में काम कर रहे थे, वो बड़ा तनाव वाला, और एक्ट्रेसेस के साथ इनके संबंध, और फिर ये शुरू हो गया जिसके लिए संजय दत्त हमेशा विख्यात थे और कुख्यात भी। माधुरी दीक्षित से बड़ा मेजर, क्योंकि ऋचा की बहन का वो एक सनसनीखेज इंटरव्यू। बिल्कुल है, क्योंकि हम यही सोचते थे कि अब दोनों बात नहीं करते हैं। पहले ऋचा की बहन आई जिस वक्त वो एडमिट थी वहाँ पर, तो उन्होंने काफ़ी खुल के बोला कि माधुरी कैसे कर सकती हैं ऐसा, वो शादीशुदा है, बीवी बीमार है। फिर ऋचा भी जब कुछ ठीक हुई तो उस वक्त तक ये हो चुका था, ये 1993 वाला जो केस था संजय दत्त का, तो वो आई और ऐसी खबरें आई कि माधुरी ने ब्रेकअप कर लिया था। और ये बड़ी उस वक्त जब मैंने रिसर्च किया तो उस वक्त बहुत कवर स्टोरीज हुई थी इस पर कि कैसे माधुरी दीक्षित ने और सुनील दत्त ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि पहले माँ चली गई इसकी, अब बीवी को कैंसर है, और जिससे प्यार करता है अब उसने भी छोड़ दिया इसको ऐसे बुरे वक्त में। She stopped taking their calls. हाँ। तो और वो बड़ा क्लीन था उसमें, मतलब अगर एज एन आउटसाइडर आप देखेंगे तो ठीक ही था। ये टाडा में फंसे हुए थे और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। आतंकवाद, देशद्रोह का मुकदमा, इल्जाम लगाए गए थे। हाँ, तो वो सब हुआ, और उसके बाद भी फिल्में आई। खलनायक उसके बाद आई थी, और उसके बाद महानता, 1-2 फिल्में उसके बाद भी आई हैं। खलनायक, जय विक्रांता में तो नहीं, जय विक्रांता में माधुरी नहीं थी। तो उस वक्त माधुरी के साथ बाद में शूटिंग, और दोनों इनकार करते रहे। लेकिन जितनी भी पुरानी स्टोरीज मिली उसमें था कि क्लोज थे काफ़ी और दोस्ती करीबी थी। हालांकि दोनों इनकार करते रहे, लेकिन सुनील दत्त के इंटरव्यू ने सब कह दिया। उसके बाद बड़ा कमाल का एक चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि पीआर से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है संजय दत्त का। तो पिछले साल एक गोवा में एक फेस्टिवल हुआ था, लिटरेरी फेस्टिवल जैसी एक चीज़ थी, गोवा फेस्टिवल। तो वहाँ पर संजय दत्त का एक सेशन था, ऐसे ही बैठे थे, एक इंटरव्यूअर थे और एक संजय दत्त बैठे हुए थे। तो संजय दत्त से उन्होंने पूछा कि किसी ऑडियंस ने, और ये बहुत सीरियसली हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, सारा इंटरव्यू संजय दत्त का हो गया, और उनसे पूछा गया कि गिवन अ चांस whom would you like to marry, आप किससे शादी करना चाहेंगे अगर आपको फिर से चांस दिया जाए।
तो संजय दत्त इन ऑल सीरियसनेस संजय दत्त आंसर्स माधुरी दीक्षित। ओह गॉड। ठीक है, दिस इज 2017। ऐसा कौन कहता है यार, मतलब एक चैप्टर जो है वो बक दिया। हाँ बक दिया होगा, मजाक में भी कह रहे थे तो वो हंसे नहीं तो, लेकिन नाम लेना अगर मजाक में भी ले रहे हैं तो ऐसे चैप्टर से ना लोग बचते हैं हमेशा। ये थे कि ये बोलते हैं तो ये दैट इज संजय दत्त फॉर यू। अच्छा, मैंने पुलिस प्रमुख सामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, संजू की गिरफ्तारी का जिक्र किया। एक तो मुझे वो दृश्य बड़ा, जब सोचते हैं आप तो हृदय विदारक लगता होगा कि आत्मसम्मान से भरा हुआ सुनील दत्त जब क्राइम ब्रांच के उस कमरे में राकेश मारिया के सामने बैठे संजय दत्त से पूछता है कि क्या तुमने ये किया है, क्यों किया, और राकेश मारिया कहता है बता अपने बाप को। हाँ। तो वो कहते हैं कि मेरी रगों में मुसलमान का खून है। ये इतना शॉकिंग है, मेरे लिए भी इतना शॉकिंग था सुन के कि ये क्या सोच थी। ये आपको संजू ने बताया इस बारे में? नहीं, ये रिपोर्टेड था। अच्छा। हाँ, ये रिपोर्टेड था बाकायदा, और कुछ पुलिस अफसरों ने बताया है जो इस केस में इन्वॉल्व थे। उनसे मैंने कई पुलिस अफसरों से बात की, उन्होंने भी बताया कि ये हुआ था। तो और ये रिपोर्टेड है, बाकायदा रिपोर्टेड है, पब्लिक डोमेन में है कि ये हुआ था। और उसके बाद संजय दत्त ने, वो सुनील दत्त को इतना शॉक लगा कि वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो घर के अंदर माहौल था वो बिल्कुल वो रिलीजियस माहौल नहीं था। एक तो बिल्कुल बड़ा सिंक्रेटिक था मामला कि वो नरगिस थी, ये सुनील दत्त थे, ये आया नहीं था कभी, और बड़े ही सेक्युलर इमेज भी थी और थे भी वाकई। ये एकदम और दोनों ही धर्मों के प्रति आदत, क्योंकि ननिहाल में बहुत वक्त गुजारा तो उसका जब पीछे गए तो उसका जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि चूंकि नरगिस अपने काम में उस वक्त बिजी रहती थी, राज्यसभा की सदस्य थी, तो अक्सर जो बचपन का बहुत लंबा वक्फा बीता है वो ननिहाल में बीता है, जद्दन भाई के घर जहाँ मामू थे। तो वो मुंबई के ऐसे हिस्से में था जहाँ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स थे, जो इनके शुरुआती करीबी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो उस तहजीब से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। और महेश भट्ट ने मुझे बताया कि बाकायदा कुरान शरीफ की आयत वाला लॉकेट पहनते थे, और चूँकि पहले बेटे थे, पहली औलाद थे, घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो माँ के बहुत करीब थे, तो उस तहजीब से ज़्यादा जुड़े हुए थे, और माँ का लहजा बैठ जाता है कानों में जो होता है, तो वो ये आइडेंटिटी को बहुत बताते थे कि ये अच्छा मेरी माँ है। तो जब ये हुआ तो सुनील दत्त तो शॉक थे, यार ये ऐसे तुमने कैसे बोल दिया। तो फिर चेंज भी हुआ, महेश भट्ट ने ही बोला मुझे कि आप देखो आजकल तो तिलक लगाते हैं। तो ये बदलते वक्त की कहानी भी है कि जब तिलक की शुरुआत तो तभी हो गई थी मेरे ख्याल से जब सुनील दत्त, जिनको उनकी ही पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार मदद नहीं कर रहे थे, तो और वो तब ये मातोश्री पहुंचे थे, बाल ठाकरे के पास। मुझे बड़ा मार्मिक लगता है वो कि मैं यहाँ किसी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं एक बाप की हैसियत से आया हूँ। तो उन्हें कहा कि ठाकरे ने समझा मेरे उस दर्द को। तो ये दो बाप आपस में बात कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे, तो ये उनका कहना था कि वो दो पिताओं के बीच में बात हो रही थी, वो शिवसेना और कांग्रेस के बीच में नहीं हो रही थी। और ठाकरे ने वाकई, अगर आप उस वक्त की रिपोर्टिंग देखेंगे, इतना खुल के समर्थन दिया। सामना में संपादकीय लिखे गए थे। और उसके बाद में सुनील दत्त ने कुछ वक्त के लिए राजनीति छोड़ दी थी, चुनाव नहीं लड़े थे वो, 2 बार चुनाव नहीं लड़े, और वही 2 बार है जब शिवसेना जीती थी। सरपोतदार जीते तो 2 ही बार जीते हैं। उसके बाद जब सुनील दत्त लौट के आए थे तो वापस जीत ली थी सीट। तो वो शायद ऐसा कभी बोला नहीं किसी ने, लेकिन ठाकरे ने बहुत बाद में बताया था कि ये मैंने सुनील दत्त से कहा था कि उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊँगा। तो ये हुआ था और बहुत मदद की थी। और जब वो निकले थे तो ये पूरा नैरेटिव तभी से चेंज हुआ कि निकले, सबसे पहले मंदिर गए, तिलक लगाया। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इतना ओपन नहीं था कभी, मतलब इतने रिलीजियस कभी फैमिली ऐसा कभी पोर्ट्रे नहीं करती थी, वो उसके बाद करना पड़ा। यार साहब, धार्मिकता कुछ ऐसा मामला है, मुझे ध्यान है लालू यादव जब पहली मर्तबा चारा घोटाले में जेल गए, वापस आए तो वो शिव भक्त हो गए, नॉनवेज खाना, तो वो कभी भी हो सकता है, उससे किसी को इनकार नहीं है, उसका सहारा होता है। और जेल में गीता पढ़ी इन्होंने, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं शिव भक्त भी हूँ और मैंने गीता पढ़ी, पढ़ते थे जेल में, पढ़ने लगे थे। ये संजय दत्त के साथ बहुत लेट हुआ जिंदगी में, लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और जेल में मैं पढ़ने लगा था बाकायदा। मेरा ये यकीनी तौर पे मानना है, और आज के वक्त में इस तरह के दावे करना गुनाह से कम नहीं होता। फिर भी कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में, यदि आप एक पुरुष हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में आई कुलजमा औरतों का योग भर होते हैं। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी प्रेमिका, पत्नी, बाद में बेटियाँ, जो भी हों,
संजय दत्त की जिंदगी में बहुत औरतें आई है ना, और ज़्यादा छिपे भी नहीं रहे वो इसको लेकर, जैसे माधुरी वाले प्रसंग में भी खुल के उन्होंने इंटरव्यू दिए थे। पहले रिया पिल्लई आई जितनी तेजी से उतनी ही तेजी से गई, और जब मान्यता आई तो बहनें दूर चली गई। इन दो प्रकरणों के बारे में बताइए, बाकी फिर किताब में पढ़ेंगे लोग। देखिए, माधुरी वाला केस हो गया था और वो बहुत अब्रप्ट ब्रेकअप था, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे कैमरा वाले भी कि कोर्ट में जाते हैं पेशी के लिए, फिर जेल जाते हैं वापस, या जेल से बेल मिलती है। माधुरी मिसिंग है। अगर जैसे बात के दौर में मान्यता नजर आई हर जगह, करीबी नहीं, पहले रिया पिल्लई नजर आई थी, तो माधुरी नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद सडनली ये स्विच हुआ कि जब इनको बेल मिली और ये अपने वकील के यहाँ थे, वहाँ पर रिया से इनकी मुलाकात हुई, और वो बहुत जल्दी ये लोग जज्बाती तौर पर भी इन्वॉल्व हो गए। वो बाकायदा कैमरों में दिखती थी, हर बार जाती थी, तो वो अच्छा भी लगा संजय को कि कहाँ एक तरफ मेरे साथ वो हुआ था, और ये अभी भी मैं उसी केस में फंसा हूँ, लेकिन ये रेगुलरली आ रही है ना। एक ये मौजूदा है, मेरे परिवार से मिलती है, मेरी बहनों से मिलती है। तो उन्होंने अपने लेटर्स जेल से लिखते थे, तो कहते थे कि जो मैं दिवाली पे मैं घर नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो रिया को बुला के दिवाली मनाना। अच्छा। हाँ, और फिर एक जब बेल मिली इनको, तो एक वैलेंटाइंस की शाम थी, 14 फरवरी, तो अचानक इन लोगों ने डिसाइड किया, अचानक बिना फैमिली को बताए, सुनील दत्त को बताए बिना, मंदिर में जाके उन्होंने शादी कर ली, और फिर साथ रहे, अपना अलग घर में ये रहे। लेकिन धीरे धीरे फिर और किस्से आने लगे। संजय दत्त बीइंग संजय दत्त, मान्यता से शादी को लेकर क्या दिक्कत थी? मान्यता को कैसे मुलाकात हुई इनकी? मान्यता से मुलाकात, वो फिल्म इंडस्ट्री, वो एक्ट्रेस थी, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रही थी, कभी वो बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं बनी। तो उसी स्ट्रगल के दौर में मुलाकात, ये किसने सबसे पहले मिलवाया ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी स्ट्रगल के दौर में वो संजय दत्त से मिली। और फिर उनके दोस्त बताते हैं कि एक फिल्म मेकर ने मुझे बताया कि वो हमने देखा कुछ दिन बाद मान्यता टिफ़िन लेके आने लगी, तब हमें एहसास हुआ कि मामला नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। और फिर वो हम सब ने कवर भी किया है टेलीविज़न के लिए कि जब शादी हुई तो बहनें गायब थी, नाराज़गी थी उनसे, प्रिया और नम्रता। हाँ, तो उनसे पूछा गया कि बहनों को बुलाया, उन्होंने कहा मैंने तो SMS भेजा था। तो मतलब एहसास ये हो गया कि सब नाराज़ हैं, वो लोग आई नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनका रात में मैसेज आया था कि सुबह शादी है। इस तरह की बातें, बड़े कर्ट टाइप की साउंड बाइट्स आई थी, और वो शादी में शामिल नहीं हुई। इतना हंगामा चल रहा था मान्यता का, और सब TV कैमरे वाले पीछे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, और क्यों शादी कर रहे हैं, कैसे शादी कर रहे हैं। संजय दत्त बीइंग संजय दत्त, उन्होंने फेरे लिए, वो बाहर निकले। मीडिया में किसी ने पूछा कि अच्छा अब आगे की क्या प्लानिंग है, तो शायद ऐसा जवाब की उम्मीद थी कि कहेंगे हाँ मैं बहनों के पास जाऊंगा, मनाऊंगा। तो संजय दत्त से पूछा गया आगे की क्या प्लानिंग है, तो संजय दत्त का आंसर था फैमिली प्लानिंग की तो नहीं है। तो ये संजय दत्त, तो उनकी पहले की शादी मान्यता की, वो सब भी बहुत उठा, जैसे फिर उसके बाद बहुत था कि इन्होंने उनकी सीक्रेट फिल्म के सारे प्रिंट खरीद के, और हाँ ये था, ये बिल्कुल खबरें आई हैं, रिपोर्टेड था उस वक्त। उन्होंने कहा कि अब वो मिसेस दत्त हैं, तो अब वो जो खबरें आई हैं वो जो पुरानी उनकी फिल्में हैं, कुछ C ग्रेड B ग्रेड फिल्म थी, एक आध आइटम सॉन्ग था, कि वो अब ना रखा जाए। आज के दौर में मुश्किल होता है, लेकिन पता नहीं किस हद तक हुआ, क्योंकि वो सब जगह दिख जाती हैं वो फिल्में, उनके क्लिपिंग्स दिख जाती हैं। लेकिन मान्यता ने एक चीज़ तो की उसके बाद के बड़े, जो कि संजय दत्त उस दौर के फिल्म स्टार थे जहाँ पे स्टार सब कुछ होता था, कि अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो 12-1 बजे तक तो आ ही जाएगा, वो बड़ा नॉर्मल था। तो उनको डिसिप्लिन किया मान्यता ने, जो उनका फाइनेंसेस थे वो संभाले, और वो काफ़ी हद तक उसके बाद, अगर आप देखिए कि वो जो वापसी हुई वो काफ़ी हद तक उसके बाद हुई है, जब मान्यता उनकी ज़िंदगी में आ गई और थोड़ा सेटल हो गए फाइनली, अनुशासन आ गया और फाइनली सेटल हो गए। हालांकि जब वो जेल गए तो मैंने पूछा था, मैंने कहा बच्चों को बताया था आपने? तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं बच्चों को नहीं बता सकता था, पता नहीं क्या समझेंगे और बहुत छोटे हैं। तो मैंने कहा वो तो बड़ा मिस करते होंगे। तो इनको शायद हफ्ते या 10 दिन में एक बार फ़ोन करने की इजाज़त थी, तो ये फ़ोन करके उनको बताते थे कि मैं पहाड़ पे कहीं शूटिंग करने गया हूँ, तो मैं कुछ दिन में आऊँगा। तो ऐसे ही निकला। मैंने कहा लेकिन जब पता चल जाएगा तो? मैंने कहा नहीं, मैं पता चलने से पहले वो थोड़े बड़े हो जाएं, मैं ख़ुद उनको बता दूँगा कि मैं किन हालातों से गुजरा हूँ और जो गलतियाँ मैंने की हैं वो तुम नहीं करो और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो वो उस बात को लेके जज्बाती हैं और खुल के बात करते हैं। अब लेकिन मुन्ना भाई, लोगों ने भी कबूल कर लिया कि इतना सब कुछ होने के बाद वो इमेज भी चेंज हो गई, अब वो गांधीगिरी, अब वो बड़ी पॉजिटिव इमेज है। तो गेम चेंजर मुन्ना भाई था, थैंक्स टू राजकुमार हिरानी, कि वो गेम चेंजर हो गया उनकी ज़िंदगी के लिए, वरना कुछ ऐसा था नहीं जिसको बहुत याद करते। वो जिंदा रखेंगे उनको वो फिल्में।
चलिए, आपने संजय दत्त की दिलचस्प कहानी के कुछ टुकड़े देखे सुने शब्दों के मार्फत। संजय दत्त की जिंदगी कितनी दिलचस्प है, इसका एक पैमाना ये भी हो सकता है कि राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी जो बहुत तसल्ली से फिल्में लिखते हैं, चाहे वो मुन्ना भाई MBBS हो, लगे रहे हो, या PK हो, वो संजू की जिंदगी पे बायोपिक बना रहे हैं जिसमें रणवीर कपूर है। और मुझे बड़ा इंतजार है क्योंकि मैं नए सिरे से मैं बड़ा, मेरे फेवरेट फिल्म मेकर हैं राजकुमार हिरानी, मैंने इंटरव्यू भी किया उनको, तो वो बड़ा जो उनका अप्रोच है बड़ा कमाल का होता है, बड़ा ह्यूमन अप्रोच होता है। हाँ, बड़ा ह्यूमन के वो इंसान निकल के आ जाए। बाकी मुन्ना भाई में भी बड़ी कमियां हैं अगर आप देखें, लेकिन वो आपको कमियां याद नहीं रहेंगी। एक सहजता है जो, और एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस जिसको कहते हैं ना, कि सब कुछ होने के बाद भी ना बेहतर इंसान होके निकलते हैं। देर के लिए आपके, तो मुझे वो उम्मीद है कि उस कहानी में भी कुछ जादू करेंगे वो। चलिए, मैं अक्सर कहता हूं कि किताबें पढ़ा करिए, ये आपको बेहतर इंसान बनाती हैं। यासिर उस्मान की ऐसी एक किताब जिनकी सिनेमा में दिलचस्पी हो, या ऐसे लोगों की जिंदगी में जिसमें बहुत ज़्यादा, बहुत नाटकी किस्म के आरोह अवरोह रहे, तो ये किताब आपके लिए एक चॉइस हो सकती है। जगरनॉट ने इसको पब्लिश किया है। हार्ड बाउंड की कीमत 499 रुपए, पर मेरे ख्याल से ऐप पे भी है, जगरनॉट ऐप पे भी पड़ी है, सस्ती भी होती है और मजा भी आएगा, जमाना बदल गया है। और बड़ा छांट के संजय दत्त की तस्वीरें लगाई गई हैं इसमें, एकदम। एक तो माचो लुक है, वो लग रहा है जैसे यलगार वाली कमीज गीली अभी उतार। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये एसेंशियली संजय दत्त है मेरे लिए, जो स्टाइल है, लेकिन इसमें पीछे लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और इसको फॉलो ना करें, लेकिन ये तस्वीर बहुत अच्छी मानता हूँ मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका यासिर साहब, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए और आपने संजय दत्त के बारे में इतनी दिलचस्प चीज़ें बताई। उससे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें किताब में है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ रखी है। बहुत शुक्रिया सौरभ, और हौसला बढ़ा दिया आपने, और मैं इस न्यूज़ रूम में आ गया। ये हमेशा सिर्फ वीडियोस में देखा था मैंने। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं thelalantop.com। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए संजय दत्त के बारे में आपकी क्या राय है। किन और ऑथर्स को, बुक राइटर्स को हमें यहाँ बुलाना चाहिए, ये भी बताइए, हमें भी बताइए, और उनको भी बताइए कि आपको ललन टॉप के न्यूज़ रूम जाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत करवाएं। फेसबुक के ललन टॉप का जो पेज है उसको लाइक करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को, दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी ललन टॉप होनी चाहिए और खबरें दी ललन टॉप। शुक्रिया।